नमस्कार दोस्तों, मैं रोहित व्यास शारदा बाल निकेतन की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत करता हूं। पिछले वीडियो में हमने ग्रेगर जॉन मेंडल, जिन्हें फादर ऑफ जेनेटिक्स कहा जाता है, उनके जीवन परिचय और उनकी सफलता के कारणों को पढ़ा था। आज इस वीडियो में हम जो मेंडल ने मटर के पादप का चयन किया, उसके पीछे क्या कारण रहे थे, उनकी बात करेंगे। तो चैप्टर 3 चल रहा था अपने जेनेटिक्स। तो इसमें अपन ने पहले वीडियो में आनुवंशिकी का यानी जेनेटिक्स का जो बेसिक है वो कवर किया था। फिर उसके बाद में जो जेनेटिक्स के जनक हैं, आनुवंशिकता के जो जनक हैं ग्रेगर जॉन मेंडल, उनके बारे में बात की थी कि किस तरह से उन्होंने अपने जीवन काल में ये सारी रिसर्च की और हमें आनुवंशिकता के नियमों के बारे में बताया, आनुवंशिकता के सिद्धांतों के बारे में बताया। ठीक है। और फिर लास्ट में बात की थी मेंडल की सफलता के कारण, कि क्या कारण रहे थे जिसके कारण से मेंडल सक्सेस हुए ये सारी बातें सिद्ध कर पाने में। ठीक है ना। तो उसमें जो लास्ट चल रहा था कल अपने टॉपिक, उसमें अपन ने बात की थी कि मेंडल की सफलता का एक कारण ये भी था कि उन्होंने जो पादप का चयन किया था वो सावधानी पूर्वक किया था। ठीक है। और ये भी हम जानते हैं कि उन्होंने किस पादप का चयन किया था, उद्यान मटर का, जिसका वैज्ञानिक नाम होता है पाइसम सटाइवम, तो जिसके कारण से वो सक्सेस हुए। तो ये भी उनकी एक सफलता का कारण था। तो आज हम ये बात करते हैं कि मटर के पादप में ऐसे क्या खास बात है, ऐसी क्या विशेषताएं पाई जाती है जिसके कारण से मेंडल ने उसी का चयन किया और वो सक्सेस भी हुए, यानी कि वो निष्कर्ष पर भी पहुंचे आनुवंशिकता के नियमों के। ठीक है। तो आज का अपना टॉपिक रहेगा कि मटर के पादप के चयन के पीछे क्या कारण थे कि मेंडल ने उसको सेलेक्ट किया है, फिर उसको उसका चयन किया और उसमें क्या क्या गुण पाए जाते हैं। तो मटर के ठीक है, मटर के पादप के चयन के कारण। तो उसमें जो पहला कारण है वो है कि जो मटर का पादप है वो क्या होता है, एक वर्षीय होता है, एनुअल प्लांट होता है। एक वर्षीय का मतलब क्या हो गया कि इसमें अपन बहुत ही कम समय में काफी सारी पीढ़ियों का अध्ययन कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपने 2 मटर के पौधे लिए, उनके बीच में संकरण करवाया और नई पीढ़ी प्राप्त की, तो कुछ महीनों में 2 से 3 महीनों में अपने को क्या हो जाएगा, नया प्लांट प्राप्त हो जाएगा, नया पादप मिल जाएगा। फिर आपने उसका और किसी से संकरण करवाया और नया पौधा प्राप्त किया। इस तरह से आपने 3, 4, 5 बहुत सारी पीढ़ियां प्राप्त की। तो ये सारा जो प्रोसेस है मटर के पादप में क्या होगा, बहुत जल्दी होगा। एनुअल प्लांट है, एक वर्षीय पादप है, जिसके कारण से क्या होगा कि बहुत जल्दी हमें बहुत सारी पीढ़ियां मिल जाएगी और हम आसानी से उस पादप का अध्ययन कर पाएंगे और हमें जिस रिजल्ट तक पहुंचना है उस तक भी पहुंच पाएंगे। अब अगर मान लीजिए आपने इसकी जगह कोई दूसरा प्लांट ले लिया ऐसा, जिसमें अगर आपने 2 पादपों में संकरण करवाया और जो नई पीढ़ी मिल रही है उसमें एक बहुत लंबा ड्यूरेशन लग रहा है, जैसे मान लीजिए 20-30 साल लग जा रहा है। ठीक है। तो आपने एक बार रिसर्च की, मतलब एक बार पादपों में 2 पादप लिए, उनमें संकरण करवाया और अगली पीढ़ी मिली, तब तक 30 साल निकल गए। ठीक है। फिर अगली बार रिसर्च की, तब तक पता चला जो रिजल्ट निकालने वाला है वो निकल लिया। ठीक है। तो इस तरह से क्या होगा कि कोई निष्कर्ष पर पहुंच ही नहीं पाएंगे, क्योंकि जल्दी पीढ़ियों का अध्ययन कर पाएंगे तभी तो पता चलेगा ना कि अगली पीढ़ी में कौन से लक्षण संचरित हो रहे हैं, कौन से नहीं हो पा रहे हैं। तो ये सारी बातों का अध्ययन करने के लिए पहली कंडीशन क्या होनी चाहिए कि रिजल्ट्स बहुत फास्ट आने चाहिए, यानी कि जो नई पीढ़ियां मिल रही है, जो अगली पीढ़ियां मिल रही है, बहुत जल्दी मिलनी चाहिए। तो ये मटर के पादप का एक बहुत ही खास गुण था कि ये क्या होता है, एक वर्षीय पादप होता है। और एक वर्षीय पादप होने के कारण से क्या है कि बहुत ही कम समय में हम बहुत आसानी से बहुत सारी पीढ़ियों का अध्ययन कर सकते हैं। फिर बात करते हैं इसके दूसरे गुण की। दूसरा गुण इसमें पाया जाता है कि जो मटर का पादप है वो बाइसेक्सुअल होता है, यानी कि द्विलिंगी होता है। द्विलिंगी का मतलब क्या है कि जैसे कि हम जानते हैं कि पादपों में जो जननांग होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, नर में तो होता है पुंकेसर और मादा में होते हैं स्त्री केसर। ठीक है। तो जो मटर का पादप है उसमें दोनों ही जननांग पाए जाते हैं, यानी पुंकेसर भी पाया जाता है और स्त्री केसर भी पाया जाता है। तो इसमें दोनों के गुण है, नर के भी और मादा के भी। तो एक ही पादप लेकर हम उसका स्वयं के साथ संकरण करवा सकते हैं। उस घटना को कहते हैं स्वपरागण, यानी कि खुद का खुद से संकरण करवाना और नई पीढ़ी प्राप्त करना। तो मटर के पादप में अगर आपके पास एक प्लांट ही है खाली, तो उससे भी आप क्या कर सकते हो, संकरण करवाकर नई पीढ़ी प्राप्त कर सकते हो।
ठीक है, तो ये इसमें बहुत ही स्पेसिफाइड एक कैरेक्टर पाया जाता है, एक गुण पाया जाता है, जिसे अपन कहते हैं द्विलिंगी, बाइसेक्सुअल। तो बाइसेक्सुअल होने के कारण से क्या हो गया कि इसमें एक ही पादप में अपन स्वपरागण करवाकर और नई पीढ़ी प्राप्त कर सकते हैं। अब उससे एक बेनिफिट भी होगा कि जैसे हम जानते हैं कि अगर अपन दो अलग अलग पौधे लेंगे, ठीक है ना, मान लीजिए आपने एक कोई प्लांट लिया नर और एक कोई लिया मादा, ठीक है, अब इन दोनों के बीच में आपने क्या करवाया, संकरण करवाया, संकरण करवाकर संतति प्राप्त की। तो इस केस में क्या होगा, अपन ने पहले भी बात की थी, जो गुण आएंगे, जो लक्षण आएंगे, वो दोनों में से आएंगे, कुछ नर में से आएंगे और कुछ मादा में से आएंगे। तो संतति में क्या होगी, गुणों में विभिन्नताएं भी उत्पन्न होगी, क्योंकि दोनों से गुण मिक्स होकर आ रहे हैं। लेकिन जब आप स्वपरागण करवा रहे हैं, स्वपरागण करवा रहे हैं यानी कि खुद का खुद के साथ ही संकरण करवा रहे हैं, तो वही जो दोनों जनक है उसकी जगह जनक क्या हो गया, एक ही हो गया, तो सारे लक्षण उसी में से आएंगे, ठीक है ना। तो वो पादप क्या होगा, शुद्ध प्राप्त होगा। यानी कि अगर पेरेंट पादप यानी कि जो जनक पादप है वो अगर लंबा है तो ये संतति वाला भी क्या मिल जाएगा, लंबा मिल जाएगा। वो अगर बौना है तो ये भी क्या मिल जाएगा, बौना मिल जाएगा। तो इस तरह से क्या है कि इसमें स्वपरागण का गुण भी पाया जाता है। फिर तो दूसरा गुण हो गया अपने स्वपरागण, और कारण क्या है इसका कि ये एक द्विलिंगी पुष्प है या द्विलिंगी पादप है, बाइसेक्सुअल है, ठीक है। तो उसके कारण से इसमें कौन सी घटना है, स्वपरागण की घटना है। फिर तीसरी बात करते हैं अपन कि इसमें पर परागण भी करवाया जा सकता है, कृत्रिम रूप से आप पर परागण भी करवा सकते हो। अब पर परागण का मतलब क्या हुआ, जो परागण की घटना है वो जनरली होती ऑटोमेटिक है, जैसे प्रकृति में अपने आप होती है। किस तरह, वायु के द्वारा जो ये परागण है वो एक पादप से दूसरे पादप तक पहुंच जाता है, फिर उनमें ये प्रोसेस होता है और नए पादपों की उत्पत्ति होती है। या फिर कुछ जो मधुमक्खी है, कीट है, इनके द्वारा भी क्या होता है, परागणों का एक पादप से दूसरे पादप में स्थानांतरण होता है। लेकिन जो मटर का पादप है उसमें आप कृत्रिम रूप से भी परागण करवा सकते हो, ठीक है। एक पादप में से परागण लिया और उनको दूसरे में शिफ्ट कर दिया। तो इस तरह से इसमें एक ये भी गुण पाया जाता है कि इसमें आप क्या कर सकते हो कि एक विधि होती है विपुंसन विधि। विपुंसन विधि के द्वारा कृत्रिम रूप से पर परागण भी आसानी से करवाया जा सकता है। तो इसका तीसरा गुण हो गया कि इसमें विपुंसन विधि द्वारा कृत्रिम पर परागण भी करवाया जाता है। तो कृत्रिम रूप से पर परागण भी करवाया जा सकता है। पहला एक वर्षीय पादप, दूसरा द्विलिंगी बाइसेक्सुअल होने के कारण से स्वपरागण, और तीसरा विपुंसन विधि द्वारा कृत्रिम रूप से पर परागण करवाया जा सकता है। तो ये तीन विशेषताएं हो गई। चौथी है कि जो मटर का पादप है उसमें बहुत से विपर्यासी लक्षणों के जोड़े पाए जाते हैं। 7 जोड़ी विपर्यासी लक्षण पाए जाते हैं मटर के पादप में। अब विपर्यासी लक्षणों का मतलब क्या है, विपर्यासी का मतलब होता है एक्चुअली उसका एक ऑप्शन, उसका एक विकल्प, ठीक है ना। तो इसमें 7 ऐसे गुण या 7 ऐसे लक्षण पाए जाते हैं जिनके विकल्प होते हैं। जैसे पहला बात करें पादप का आकार, तो पादप के आकार के 2 विकल्प होते हैं मटर के पादप में, लंबा और बौना, ठीक है। फिर बात कर लेते हैं इसकी जो स्थिति है वो, तो स्थिति में भी 2 विकल्प होते हैं, कक्षीय और अग्रस्त। फली की आकृति, फली की आकृति में भी 2 विकल्प होते हैं, एक तो फूली हुई और एक संकीर्णित। पुष्प का रंग, फली की आकृति, फली का रंग। तो इस तरह से इसमें 7 जोड़ी विपर्यासी लक्षण पाए जाते हैं, ठीक है, जो एक दूसरे के विकल्प होते हैं। यानी अगर इस तरह का नहीं तो इसका एक विकल्प, तो लंबा, लंबा नहीं तो बौना। तो ये जो विपर्यासी लक्षणों के जोड़े पाए जाते हैं ये भी बहुत यूजफुल होते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि कोई पादप है उसमें विपर्यासी लक्षण कम है, तो आप जैसे सपोज दैट आपने 2 पादप लिए और दोनों ही लंबे हैं, ये भी लंबा पादप और दूसरा पादप भी क्या है, लंबा है, उन दोनों के बीच में आपने क्या करवाया, संकरण करवाया। तो ऑब्वियस सी बात है कि जो नया पादप मिलेगा वो भी कैसा मिलेगा, लंबा ही मिलेगा, क्योंकि जो संतति पीढ़ी होती है उसमें लक्षण कहां से आते हैं, जनक पीढ़ी से आते हैं। तो जब जनक पीढ़ी में दोनों ही पादप लंबे हैं तो चाहे इस पादप में से ये गुण आए या इस पादप में से, और बाकियों का ध्यान नहीं रखना अपने को भी कि इसका रंग कैसा है, इसकी फली कैसी है, इसका बीज कैसा है, कोई मतलब नहीं है। फिलहाल केवल एक लक्षण की वंशागति का अध्ययन करना है, मेंडल की तरह। उसने जैसे एक लक्षण पर फोकस किया था उसी तरीके से। तो एक लक्षण यानी उसका आकार लेकर चल रहे हैं, तो आकार पहले वाले पादप का भी लंबा और दूसरे वाले पादप का भी लंबा, इन दोनों से ही लक्षण मिक्स होकर अगली पीढ़ी में जाते हैं, जीन विनिमय की घटना। तो जब दोनों ही लंबे हैं तो संतति पीढ़ी में भी जो पादप मिलेगा वो कैसा मिलेगा, लंबा ही मिलेगा ना, ठीक है। तो अगर
मटर के पादप में मान लीजिए बौनेपन का गुण होता ही नहीं, ये विपर्यासी नहीं पाए जाते, खाली एक ही, उसका कोई विकल्प नहीं होता, खाली लंबा ही पादप होता, तो हमेशा जितने भी पादप मिलते वो लंबे मिलते, तो रिजल्ट्स आगे से आगे कैसे मिलते। तो इस तरह से क्या है कि ये भी इसका एक बेनिफिट है कि इसमें 7 जोड़ी विपर्यासी लक्षण पाए जाते हैं। तो आप अलग अलग पादपों में एक लंबा ले लो और एक बौना ले लो, उसके बीच में संकरण करवा के देखो कि कैसा पादप मिल रहा है। दोनों लंबे ले लिए, दोनों बौने ले लिए, तो इस तरह से अलग अलग केसेस बनाकर अपन उसमें संकरण करवा कर नई पीढ़ियां प्राप्त कर सकते हैं और नए नए रिजल्ट्स ला सकते हैं। ठीक है, तो ये भी एक बेनिफिट था मटर के पादप में। तो इस तरह से इसमें ये 4 ऐसे विशेष गुण पाए जाते हैं जिसके कारण से मेंडल ने इसका चयन किया और वो सफल भी हुआ। ठीक है, एक बार रिपीट कर रहा हूं, पहला 1 वर्षीय पादप यानी कम समय में बहुत सी पीढ़ियों का अध्ययन किया जाना संभव था। दूसरा था द्विलिंगी पुष्प होने के कारण से इसमें स्वपरागण यानी एक ही पादप में आप संकरण करवाकर नई पीढ़ी प्राप्त कर सकते हो। तीसरा था विपुंसन विधि द्वारा कृत्रिम रूप से पर परागण भी करवाया जा सकता है, यानी एक पादप का दूसरे पादप से आप कृत्रिम रूप से संकरण करवाकर भी नई पीढ़ी प्राप्त कर सकते हो। और चौथा था इसमें 7 जोड़ी विपर्यासी लक्षण पाए जाते हैं। ठीक है, इसकी एक टेबल आई हुई है आप लोगों के बुक में, तो इसमें 7 जोड़ी विपर्यासी लक्षण पाए जाते हैं। ये 4 कुछ ऐसे विशेष गुण थे जिसके कारण से मेंडल ने मटर के पादप का चयन किया और वो उसमें सक्सेस भी हुआ और अपने रिजल्ट्स तक भी पहुंच पाया। ठीक है, और जिसका जो परिणाम है वो आज तक अपन लोग भुगत रहे हैं। ठीक है, तो ये हुई मेंडल की सफलता के कारण और उसके बाद मटर के पादप को उसने क्यों चयन किया उसके कुछ कारण। कल अपन ने एक टॉपिक छोटा सा स्टार्ट किया था, उसके बारे में बात की थी कि जो मेंडल है उसने अपने रिजल्ट्स बहुत अच्छी तरीके से ब्लूम सोसाइटी ऑफ नेचुरल हिस्ट्री के समक्ष प्रस्तुत किए थे 1865 ईस्वी में। 66 में वो प्रकाशित भी हो गए उसकी एक वार्षिकी में पादप संकरण पर प्रयोग नामक शीर्षक से। लेकिन फिर भी मेंडल फेमस नहीं हुआ था। ठीक है, उसके जो लक्षण उसके जो रिजल्ट्स थे या आनुवंशिकता के नियम जो उसने दिए थे वो लगभग 35 सालों तक उपेक्षित रहे, यानी कि उनका इतना सिग्निफिकेंस नहीं रहा, लोग इतने उनको ज्यादा उनसे प्रभावित नहीं हुए। ठीक है, 35 साल के बाद यानी लगभग 1900 ईस्वी में मेंडल के जो नियम थे जो उसने दिए थे आनुवंशिकता के नियम, उनकी रीडिस्कवरी हुई यानी उनकी पुनर्खोज हुई। उनकी रीडिस्कवरी हुई, पुनर्खोज हुई 1900 ईस्वी में। उसके बाद इसके जो नियम थे वो फेमस हुए। और ये जो रीडिस्कवरी, ये जो पुनर्खोज की थी वो किसने की थी? 3 साइंटिस्ट थे। एक तो थे ऑस्ट्रिया के इरिक वॉन शेरमैक, हॉलैंड के ह्यूगो डिप्रिज और जर्मनी के कार्ल कोरेंस। इन तीनों ने पृथक पृथक रूप से कार्य करते हुए जो मेंडल के नियम दिए गए थे उनकी रीडिस्कवरी की यानी कि पुनर्खोज की। और इनकी पुनर्खोज के बाद ही मेंडल के जो नियम हैं वो लोगों तक प्रचलित हुए और आज हम उनको झेल रहे हैं। ठीक है, तो ये बातें थी कुछ मेंडल के बारे में और जो बची हुई थी। अब अपन स्टार्ट करेंगे अगले वीडियो में जो इस चैप्टर में कुछ शब्दावली आएगी, टर्मिनोलॉजी आएगी कुछ, जिसे अपन आनुवंशिक शब्दावली कहते हैं, जेनेटिक्स टर्मिनोलॉजी। यानी कि कुछ टिपिकल वर्ड्स हैं जैसे जीन, युग्म विकल्पी, समयुग्मजी, विषम युग्मजी, जीन प्ररूप, लक्षण प्ररूप। तो इन सब की परिभाषाएं जो है वो अपन पहले पढ़ेंगे एक बार, ठीक है, अगले वीडियो में, ताकि एक बार जितना भी है उनका मामला वो क्लियर हो जाए। फिर उसके बाद वो वर्ड्स जब भी आएंगे नियमों में तो आप उनसे कंफ्यूज नहीं होंगे। ठीक है, तो अगला जो चैप्टर होगा वो अपने इसी पे होगा, जेनेटिक्स टर्मिनोलॉजी पे। थैंक यू।